नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर मुनीस रायजादा, शिकागो, अमेरिका से। मुनीस जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद ओमकार जी। तो सबसे पहला सवाल तो साहब यही रहता है आजकल के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये कहाँ तक ग्रेट बना पाए हैं ओबामा जी? क्योंकि मैं तो सुबह ही सुबह उठा तो मैंने खबर पढ़ी कि सीनेट में ये फंडिंग बिल पारित नहीं करा पाए हैं। और जी दर्शकों को बता दें कि अमेरिका में 1 अक्टूबर से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है और अगर आप फंडिंग बिल पारित नहीं करा पा रहे, इसका मतलब ये है कि शटडाउन शुरू होने का मतलब ये है कि करीब 9 लाख ऐसे कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की नौबत आ जाती है, जिनके बारे में ये पहले भी बयानबाजी करते रहे हैं। मैं इनको छुट्टी कर दूंगा, मैं इनको घर भेज दूंगा, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन जब ये फंडिंग बिल गिरा, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि अगर ये नौबत आई है तो इसके लिए डेमोक्रेट जिम्मेदार है। डेमोक्रेट्स के साथ सोमवार को व्हाइट हाउस में इन्होंने एक बैठक भी की थी, कोई हल निकालने की कोशिश की थी। लेकिन डेमोक्रेट्स ने कहा कि आप ओबामा हेल्थ केयर की सब्सिडी बढ़ाइए, इसके लिए ये तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि अगर इसकी सब्सिडी बढ़ाएंगे तो जो दूसरे सरकारी खर्चे हैं उन पर बोझ पड़ेगा, बल्कि वो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे। तो मुनीष जी, आप तो वहां बैठे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, ये नौबत क्यों आई है? हालांकि मैं ये देख रहा था कि शटडाउन कोई नई चीज नहीं है अमेरिका के लिए। 1995 के बाद कई बार शटडाउन हो चुका है। इन्हीं के कार्यकाल में पिछली बार शायद 2019 में शटडाउन रहा था। जी राइट, बिल्कुल आपके तो बिल्कुल ठीक है। अभी शिकागो में मिडनाइट होने वाली है, 23:54 हुए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में ईस्टर्न टाइम के हिसाब से मिडनाइट आ चुकी है, 1 घंटा वहां आगे हैं वो। और इस वक्त यूएस गवर्नमेंट एक्चुअली शट डाउन हो चुकी है। और जैसा आपने बिल्कुल शुरू में कहा कि आपके दर्शकों के लिए कि 1 अक्टूबर से वित्तीय वर्ष शुरू होता है और लगभग 4 मिलियन 40 लाख फेडरल एम्प्लॉयज होते हैं। तो 1 अक्टूबर से सेंट्रल गवर्नमेंट या जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है, उनके जितने भी डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी के लोग हो गए, फिर वेटरन्स अफेयर्स हो गए, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, एयरपोर्ट्स जो चलते हैं सब, ये जितने भी कर्मचारी हैं जो इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, उनमें से काफ़ी कुछ एयरपोर्ट्स का चलना, फिर जो आपके ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वीज़ा है जो ये वीज़ा इशू करते हैं, यूएससीआईएस बोलते हैं, वो हो गए, एंड अदर इसेंशियल सर्विसेज जिसमें आपके ये आता है सीडीसी के जो कर्मचारी हो गए, ठीक है ना, और जो एफडीए हो गए, इनके कर्मचारी हो गए। तो ये सब लोग अब इस वक्त या तो उनको फर्लो पे भेजा जाएगा। इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि ही इज वेलकमिंग इट। इनफैक्ट कहते कोई बात नहीं, शट डाउन हो जाएगा तो देखेंगे उस बहाने हमें कुछ अच्छा निकल के आएगा। देखिए, अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो कांग्रेस, जो कि यहाँ पे जिसको पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, उसके 2 हाउसेज है। एक सेनेट, अपर हाउस सेनेट है, जिसमें 100 सेनेटर्स होते हैं, हर स्टेट से 2, तो यानी कि 50 स्टेट्स का मतलब 100 सेनेटर्स 6 साल के लिए चुने जाते हैं। और जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसमें 435 लोग हैं। दोनों में इनकी मेजोरिटी है। सेनेट में इनके पास 100 में से 53 सेनेटर्स रिपब्लिकन है। ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इज फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। एंड 435 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 219 इनके पास है। लेकिन ये बिल विदाउट कंटीजेंसी, जो बाकी जो शर्तों के अनकंडीशनल जिसको बोलते हैं क्लियर रेजोल्यूशन, अगर वो पास किया जाए तो उसके लिए इनको 60 की मेजोरिटी चाहिए। अब इनके पास 7 को डेमोक्रेट चाहिए उसके लिए, जैसा आपने रेफरेंस दिया शुरू में। अच्छा, दोनों, और इसके लिए बाई पार्टीजन सपोर्ट नेचुरली चाहिए, लेकिन दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। और देखिए, इसमें भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ घंटे पहले जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो माइनॉरिटी, जो डेमोक्रेटिक पार्टी इस वक्त माइनॉरिटी में है, तो उनके माइनॉरिटी लीडर बोला जाता है,
तो सेनेट मेजोरिटी माइनॉरिटी लीडर हैं वह चक शुबर, न्यूयॉर्क के बड़े पुराने सेनेटर हैं, वेल नोन नेम है यहाँ पे। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है वो है हकीम जेफरीज। इन दोनों के नाम पे एक फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो जारी किया जिसमें इनका मजाक उड़ाया गया, और उसमें इस प्रकार के एक प्रेसिडेंट होने के नाते इनको शोभा नहीं देता। प्रेसिडेंट इज एन एग्जीक्यूटिव, तो उनको तो बल्कि लॉ मेकर्स के साथ मिलके काम चलाना है, अपनी सरकार आगे चलानी है, अपना बजट पास करना है, लेजिस्लेटिव बजट पास करना है। लेकिन ये अड़े हुए हैं, और इस वक्त दोनों अपनी अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहे, कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि किस में जनता में किससे इस पे अपने नंबर्स इस पे बनाए जा सके। लेकिन इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसमें जो अभी कुछ महीने पहले एक बिग एंड ब्यूटीफुल बिल पास करवाया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने, और उसमें उन्होंने जो मेजर असॉल्ट किया था वो था ये मेडिकेड फंडिंग पे, एंड जो ओबामा केयर के नाम पे जो एक चल रहा है कि जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है जिनके पास अफोर्डेबिलिटी कम होती है, तो उनके लिए ओबामा केयर ज्यादा सूटेबल है, तो उन दोनों में कट किए गए थे। तो डेमोक्रेट को लगता है कि इस वक्त ये अपनी खेला जाए खेल, ताकि इसमें जो उनकी शर्तें तब लगाई गई थी उस पर अब अड़ा जाए, तो इसलिए ये शटडाउन हो चुका है। 1977 से लगभग 21 बार शटडाउन हो चुका है, ये 21वां शटडाउन है, और इसमें भी 35 दिन का जो लॉन्गेस्ट शटडाउन अभी तक हुआ है यूएस हिस्ट्री में, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले काल में था 2018 में, 2018 में, 2018 में। और उसके अलावा ओबामा का भी जैसे आपने रेफरेंस दिया, एंड इनफैक्ट बिल क्लिंटन के टाइम भी ऐसे शटडाउन हुआ था। लेकिन वेंसडे को फिर मीटिंग, आज ट्यूसडे या खत्म हुआ है, तो वेंसडे को फिर से एक सब मतलब सेनेट कन्वीन करेंगी, एंड हो सकता है रेजोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये जिस तरीके आप एक पद पर आ जाते हैं, तो पिछली ठीक है कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो ये दिल से लगा करके बैठे हैं, इनको अदालत में पेश किया गया, गिरफ्तारी भी हुई, सारी चीजें हुई, उसमें इनको रिलीफ भी मिली, फिर राष्ट्रपति भी बन गए। जब आप ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं, जिम्मेदार पद पर बैठ जाते हैं, तो फिर क्या डेमोक्रेट और क्या रिपब्लिकन, सब आपके लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन इन्होंने एक टुच्ची हरकत कर दी है कि व्हाइट हाउस से बाकी राष्ट्रपतियों की जो तस्वीरें हैं उनको तो नहीं छेड़ा, लेकिन बाइडेन की तस्वीर को हटा दिया। इसी तरीके से वो लगातार बाइडेन पर कुछ ना कुछ घात प्रतिघात करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करारा जब उनके ऊपर प्रहार करते रहते हैं। क्या ये ठीक है, जबकि आपको पता था कि भाई आपके पास कितने अंक हैं, और इस तरह की हर चीजें अगर आ जाए, शटडाउन की नौबत आ जाए, व्हाइट हाउस के बाहर बताते हैं कि बोर्ड लग गया है शटडाउन का, तो ये सारी चीजें जब ऐसी स्थितियां पैदा हों तो आप क्यों होने दे रहे हैं? आप कम से कम जो मीटिंग आपने बुलाई थी सोमवार को, उसी में कुछ ना कुछ रजामंदी हो जाती, कोई बात हो जाती, लेकिन बिल्कुल पाला खींच करके आप लड़ रहे हैं, तो फिर यही नौबत आएगी। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। प्रेसिडेंट ट्रंप एक अलग ही किस्म की पॉलिटिक्स खेलने के मूड में है, और इनकी नेचर भी इसी किस्म की है। जैसा आपने कहा, बाइडेन पे लगातार तंज कसना, उनको कोसना, उनको दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे टर्म लिमिट्स हैं, 2 बार से ज्यादा कोई प्रेसिडेंट बन नहीं सकता, तो उसके मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप सुधारात्मक जो आपको स्टेप्स लेने हैं। वैसे भी यूएसए दुनिया में सबसे बड़ा लोकनायक बनता है डेमोक्रेसी का, तो उसमें जिस प्रकार की ये एक्टिविटीज हो रही हैं इस वक्त, जो व्हाइट हाउस के जो ऑक्यूपेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है। उसके अलावा और देखिए, काफी गंदे गंदे ढंग से आज ही उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है कि एन वर्ड को, 2 ऐसे एन वर्ड्स हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पे माइनॉरिटी में है, जो ब्लैक्स है, उनके लिए एन वर्ड प्रयोग यहाँ नहीं किया जाता। लेकिन उन्होंने उसका हवाला नहीं देते हुए एक मिलिट्री की एक कॉन्फ्रेंस थी, उन्हें कोई सभा में उन्होंने बोला, न्यूक्लियरली एन वर्ड बोला उन्होंने। तो इस किस्म के क्या शो करता है। फिर चार्ली कर्क के जो डेथ के बाद जो एक फंक्शन हुआ, उसमें भी इन्होंने पूरा जीओपी को, जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग आए हुए थे, उसमें भी क्रिश्चियन लैंग्वेज बोली गई। तो इससे ज्यादा क्रिश्चियनाइज करना, मतलब ये इस वक्त इस मूड में है कि क्रिश्चियनिटी वाले मुद्दे उठाए जाए, हॉकिश बना जाए, एंड धार्मिक भावनाएं भड़काई जाए लोगों की। जबकि यूएसए तो स्टैंड करता है लोकतंत्र के लिए। यहाँ पे आप
डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लोगों के बीच में धर्म या जाति या मतलब कास्ट, क्रीड एंड जेंडर के बेसिस पे। स्वतंत्रता है सबको, और ये यहाँ पे बड़ा प्राउडली बोला जाता है कि हम लोग इस बात के लिए ना फ्री स्पीच, लिबर्टी के हम अधिनायक हैं। तो उस किस्म की बातें करना ये सब शोभनीय नहीं है। और वैसे भी पिछले, ओंकार जी, पिछले 15-20 सालों में खासकर अगर हम देखें कांग्रेस की एक्टिविटीज, यहाँ की डेमोक्रेसी देखें, तो बाई पार्टीजन जो स्पिरिट है, बाई पार्टीजनशिप की जो स्पिरिट है, भावना है, वो काफी कम हुई है। ओबामा के वक्त में भी ऐसी था, और उसके बाद ट्रंप तो वैसे भी डिवाइसिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। तो इस किस्म की जो पॉलिटिक्स की है, तो ये दुख की बात है। मैं एक आंकड़ा देख रहा था और ये बड़े चौंकाने वाला है, भास्कर में छपा हुआ है। अमेरिका पर किस साल कितना कर्ज। 2001 में, ये रुपए में है, डॉलर में नहीं है। 2001 में 479 लाख करोड़, 2008 में 826 लाख करोड़, 2017 में 1670 लाख करोड़, 2020 आते आते ये 2,224 लाख करोड़, और पिछले साल 2024 में ये बढ़कर के 3,061 लाख करोड़ हो चुका है। जानकारी तो ये भी आ रही है मुनीष जी के महंगाई बढ़ रही है अमेरिका में, और अभी 9 लाख कर्मचारियों को अगर आप उनके घर भेज रहे हैं तो जाहिर है बेरोजगारी का मुद्दा भी सामने आएगा। तो ऐसे में जो मध्यावधि चुनाव होते हैं हर 2 साल बाद अमेरिका में, उसमें तो बहुत कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ने वाला है डेमोक्रेट्स को और ट्रंप को, इनको, रिपब्लिकन को और ट्रम्प्स को। महंगाई तो यहाँ बढ़ ही चुकी है। महंगाई यहाँ पे अगर आप एक आम व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें तो खाना पीना यहाँ बहुत महंगा हो चुका है, सब चीजें महंगी हो चुकी है। और जो टैरिफ का युद्ध छिड़ा हुआ है इन्होंने पूरी दुनिया में, ट्रेड बैरियर्स क्रिएट कर दिए इन्होंने। ये चाहते कि प्रोटेक्ट किया जाए यूएस इकोनॉमी को, और प्रोटेक्शनिज्म के माध्यम से इन्होंने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, फाइनेंशियली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग। तो उस प्रकार का यहाँ पे जो अब आने वाले समय में काफी जो वित्त एक्सपर्ट्स हैं, वित्त जो समझते हैं, वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आने वाले टाइम में इकोनॉमी यहाँ पे रिसेशन में जाने वाली है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है इस बात में, और कोई आश्चर्य नहीं होगा इस शंका हो। और वैसे भी यूएस इकोनॉमी फंडामेंटली ओपन मार्केट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक मार्केट इकोनॉमी है। तो उसमें जिस ढंग की पॉलिसीज ये लगातार खेले जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो वो यूएस इकोनॉमी के लिए और दुनिया के लिए किसी भी प्रकार से फायदेमंद नहीं है। देखिए, पिछले बार भी जो शटडाउन हुआ था उसमें भी ये एस्टिमेट लगाया गया कि वो उसमें भी $3 बिलियन का नुकसान हो चुका था जब शटडाउन रहा उतने दिनों तक, 2018 की बात। तो इनको तो, ट्रंप को तो करना इसी ढंग का चाहिए, क्योंकि ये तो सीईओ है, ही इज द सीईओ ऑफ अमेरिका। तो इनका तो फर्ज बनता है कि सबको लेके चले और साथ में अपनी कंपनी चलाएं। कंपनी मींस यूएसए ठीक ढंग से चले। और ये क्या डेवलपमेंट है इसमें, कुछ H1B और L1 में कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं क्या? सुनते हैं कि कुछ सीनेटर कोई बिल लाने के बारे में घोषणा कर रहे हैं। राइट, आई थिंक इसमें दो बातें। एक तो ये कि स्टूडेंट वीजा पे इन्होंने आघात किया बहुत तगड़ा, ठीक है। स्टूडेंट अब जो यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के पढ़े हुए भारतीय मूल के स्टूडेंट्स आए हुए हैं, उनको आगे फेलोशिप्स या पोस्ट डॉक नहीं मिल रहे, या एक बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। H1 पे इन्होंने लिटरली किल कर दिया H1 को, ये $1 लाख की शर्त लगा के। उसके अलावा इन्होंने J1 और L1 पे भी एक नया कंडीशन निकालने की कोशिश की है। J1 पे इन्होंने बोला कि 4 ईयर से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब देखिए, यहाँ पे जैसे मैं एज ए डॉक्टर होने के नाते जब हम आते हैं यहाँ पे, तो हम रेजिडेंसी करते हैं जिसको MD बोलते हैं। तो MD में 3 साल लगते हैं। फिर आप सुपर स्पेशलाइजेशन करेंगे, मान लीजिए किसी को कार्डियोलॉजी में 3 साल आगे DM करनी है, यहाँ फेलोशिप बोला जाता है, तो उसको 6 साल तो चाहिए यहाँ स्टूडेंट स्टडीज करने के लिए। तो अगर आप उसको, वो व्यक्ति अगर वो डॉक्टर J1 पे आया है तो उसको 6 साल आप पढ़ने दीजिए, लेकिन उस पर भी कंटेन करने की कोशिश करें। तो स्कॉलर्स जो आते हैं J1 वीजा पे, उनके लिए भी राहें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। और सब कुछ ऐसा लगता है कि बाय डिजाइन है। 2 सेनेटर्स ने अभी कल बोला है कि हम कांग्रेस में एक बिल लेके आएंगे कि H1B पे जो एब्यूज किया जा रहा है, मतलब होता क्या है कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एंड जो Amazon और जो फेसबुक,
ये या गूगल हो गया, तो ये क्या करते हैं कि ये मल्टीपल एक ही व्यक्ति के लिए मल्टीपल टाइम एप्लीकेशंस दे देते हैं, और नेचुरली इनकी रैंकिंग हाई होती है, तो इनको इनके उस व्यक्ति की संभावना चुने जाने की ज्यादा H1 पे। जो जी छोटी जी कंपनी है वो नहीं चुने जाते। तो इसको एक प्रकार से ये है, इस किस्म की त्रुटियां, उसको फिक्स किया जा सकता है। बट यहाँ भी ऐसा लगता है कि पीछे पड़े हुए H1B के, जबकि H1B को जिस ढंग से इन्होंने किल किया वो किसी भी प्रकार से यूएसए के लिए फायदेमंद नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट से बात करें तो, क्योंकि ओपन पॉलिसी है यहाँ पे, जो भी मेरिटो यूएसए बना ही मेरिटोक्रेसी पे, यहाँ कोई रिजर्वेशन तो है नहीं। तो जो दुनिया भर के लोगों को इन्होंने आयात किया काइंड ऑफ कि आइए आप हमारे यहाँ पे आइए, साइंस में रिसर्च कीजिए और देश को आगे बढ़ाइए, तो उसी की वजह से तो इनके पास वो एक लीड है इनके पास। सही है। अब उस लीड को खुद खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा लेकिन और इसमें ये भी लगता है कि भारत के पीछे पड़े हुए हैं सब। H1B और J1 वीजा में भी जो मेजर अफेक्ट होंगे लोगों, भारतीय मूल के लोगों में। तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पिछले कई महीनों से लगातार भारत के पीछे पड़े हैं। हाँ हाँ, लेकिन गेम ऑन है इस समय मुनीष जी। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिनको अमेरिका भारी भरकम फीस से डरा रहा है वो कनाडा में आए, हम कनाडा में स्वागत करेंगे। इसके अलावा भारत में भी एक बड़ा वर्ग है अब जो ये कह रहा है कि भाई इसकी अपनी कंपनियां ही इसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, और नंबर 2, भारत में अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, क्योंकि यहाँ भी तो ये सारी टेक कंपनियां जो हैं ये खड़ी करने की बात मोदी जी कह चुके हैं कि अपना सोशल मीडिया क्यों ना हो, अपनी सारी चीजें क्यों ना हो। तो अगर वहां से कुछ भारतीय आ गए वापस भारत, यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी दे दी गई, या कनाडा ने जैसे ऑफर कर दिया, तो इससे नुकसान किसका होगा? अल्टीमेटली तो अमेरिका का नुकसान होगा ना। ट्रंप तो 3-3.5 साल बाद निकल लेंगे। बिल्कुल सही बात है। और जर्मनी ने भी कहा है कि आप यहाँ पे आइए, टैलेंट को उन्होंने अपील किया कि आप यहाँ आइए, हम आपको जॉब्स देंगे, अच्छा एक मौका देंगे यहाँ पे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने का। तो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, और ये भारत के लिए भी अच्छा मौका है। R&D में और पैसा लगाया जा सकता है, कंपनियों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो इसमें और ज्यादा पैसा लगाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, एंड यहाँ पे अपने भारत में भी इस क्राइसिस में इसका फायदा उठाया जा सकता है। एक मौका है अपने पास इसका रिवर्स करने का। मुनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और ये अपडेट देने के लिए। अमेरिका में शटडाउन की नौबत है, बल्कि शटडाउन शुरू हो गया है। एक वित्तीय संकट जो है वो दिखाई दे रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को घर भेजा जा सकता है, और ये सब जो समन्वय और जो संवाद और जो एक सद्भावना होनी चाहिए, जब आप देश चला रहे होते हैं तो आपको सबको साथ लेकर के चलना होता है, ये उसकी नौबत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक्स। नमस्कार। नमस्ते।